बच्चों ये है हमारा लेक्चर 246 और हम कर रहे हैं आपका ज्योग्राफी में चैप्टर 4 जिसका नाम है क्लाइमेट। सो क्लाइमेट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? क्लाइमेट चैप्टर में हम ऑल अबाउट इंडियन क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं। सो पिछले दो चैप्टर्स में आपने रीड किया था कि हमारे पास जो ज्योग्राफी में कर रहे हैं, ठीक है। सो ज्योग्राफी में वी आर डूइंग चैप्टर 4 क्लाइमेट और ये है आपका एनसीईआरटी में पेज 26। सो पिछले दो चैप्टर्स में आपने पढ़ा था लैंडफॉर्म्स के बारे में, फिर आपने हमारी कंट्री के ड्रेनेज मतलब रिवर्स के बारे में पढ़ा था। सो देयर आर दीज आर द टू ऑफ द थ्री बेसिक एलिमेंट्स दैट वन लर्न्स अबाउट नेचर एनवायरनमेंट ऑफ एनी एरिया। सो दो चीज़ें आप पढ़ चुके, आप लैंडफॉर्म्स के बारे में, ड्रेनेज रिवर्स के बारे में पढ़ चुके। सो अभी हम एक और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैं हिंट देती हूँ। क्या हिंट है बताओ? हम दिसंबर के महीने में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, या मई के महीने में बहुत गर्मी क्यों होती है, क्यों जून और जुलाई में बारिश पड़ती है। सो अगर आपको इन सब सवालों का जवाब जानना है तो आपको क्लाइमेट पढ़ना पड़ेगा इंडिया का। इंडियन क्लाइमेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्यों दिसंबर में गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्यों मई में बहुत खराब गर्मी होती है, क्यों जून जुलाई में बारिश होती है। सो पढ़ेंगे क्लाइमेट। सो क्लाइमेट क्या होता है? ये है आपका एनसीईआरटी के पेज 26 ज्योग्राफी। सो क्लाइमेट refers to the sum total of weather conditions and variations over large area for a long period of time. सपोज एक ही जगह 30 ईयर्स तक एक ही जगह पे एक जैसी कंडीशंस रही हैं, एक जैसी वेदर कंडीशंस रही हैं, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। एक ही जगह पे अगर एक जैसी वेदर कंडीशंस रही हैं उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। So climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time more than 30 years. एक ही जगह 30 सालों तक एक जैसा वातावरण रहा हो उसे क्लाइमेट कहा जाता है। अच्छा, वेदर क्या होता है? सो वेदर के बारे में, वेदर refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. The elements of weather and climate are the same. वेदर क्या होता है? उस समय मतलब आज का, मैं आपसे बोलूंगी आज का वेदर क्या है, कल का वेदर मतलब आज की बात करते हैं वेदर, और लंबे समय की बात करते हैं तो क्लाइमेट। क्लाइमेट वर्ड कब यूज होता है? जब लंबे समय के वेदर की बात करते हैं तो क्लाइमेट, और आज की बात हो रही होती है तो वेदर। सो वेदर और क्लाइमेट में ये फर्क है। वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। जो वेदर और क्लाइमेट हैं उन दोनों के एलिमेंट्स सेम ही होते हैं। जैसे कि कोई पूछे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट और वेदर, तो आप क्या कहोगे? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन। सो ये सारे हैं फैक्टर्स या एलिमेंट्स वेदर और क्लाइमेट के। क्या हैं? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रिसिपिटेशन। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रिसिपिटेशन। सो यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन विद इन अ डे। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा जो वेदर कंडीशंस हैं एक ही दिन में ऊपर नीचे होती हैं, पर कई बारी कई हफ्तों तक या कई महीनों तक एक जैसा ही रहता है। जैसे कि कई दिन बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, बहुत सारे दिन बहुत गर्म होते हैं, या बहुत ज़ोर की हवा चल रही होती है, या शांत हवा होती है, या बादल ही बादल छाए होते हैं, या एकदम ब्राइट रहता है, गीलापन रहता है, सूखापन रहता है। सो इस तरह से एक लंबे समय तक एक जैसी कंडीशंस बनी होती हैं। So on the basis of the generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy season. So generally हमने जब इतने लंबे समय तक कोई एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, so हमने इनको किस में डिवाइड किया है? हमने इनको डिवाइड किया है सीजन्स में, ठीक है। हम इनको सीजन्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि विंटर, समर और रेनी सीजन्स। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। पूरी दुनिया में बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड वाई इट इज़ सो? वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। सो पूरी दुनिया में अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। हमारी इंडिया में कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या क्लाइमेट है इंडिया का, क्यों है, ये क्लाइमेट चैप्टर में आप पूरा खाली इंडिया को सोच के ही पढ़ोगे। या नीचे कुछ डू यू नो में लिखा है,
The word monsoon is derived from Arabic word mausim which literally means season. So monsoon word जो है मौसम वर्ड से आया है जिसका मतलब सीजन है. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. So एक साल में जब सीजन बदल जाती है, रिवर्स हो जाती है, विंड डायरेक्शन बदल जाती है, सो उसे कहते हैं मॉनसून. ठीक है. सो क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप. सो हमारे इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून ही माना जाता है. सो कोई पूछे अच्छा ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में 12 महीने बारिश होती है, नहीं, हमारे इंडिया का क्लाइमेट टाइप है मॉनसून. तो ये एक अच्छा 1 मार्क का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सो इट इज मॉनसून टाइप. सो इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन साउथ एंड साउदर्न ईस्ट. सो एशिया में ये जो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है ये आपको साउथ और साउथ ईस्ट कंट्रीज में, साउथ और साउथ ईस्ट में देखने मिलेगा. Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variations in climatic conditions within the country. So mostly सब जगह सेम ही रहता है पर कहीं कहीं थोड़ा बारिश में ऊपर नीचे होता है. Let us take two important elements, temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season. So अब हम टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर तो पता ही है क्या होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब नमी. सो इन सबको मतलब गीलापन, सो इन बारिश भी बोल सकते हो. सो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को देख के हम पढ़ेंगे सीजन के बारे में. अच्छा, सो समर में क्या होता है? इन समर द मर्क्यूरी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट, वेयरएज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू कश्मीर. सो समर में क्या होता है, हमारे समर में टेम्परेचर कितना हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है. कहाँ? राजस्थान में. और जबकि पहलगाम जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. अगर विंटर है, विंटर नाइट है, अगर विंटर की नाइट है, सो जो टेम्परेचर है जम्मू कश्मीर के द्रास में कितना लो चला जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस. और थिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस रात को. सो आप देखो कितना वेरी हो रहा है टेम्परेचर. समर, अगर समर की बात करें तो राजस्थान में जहाँ 50 डिग्री सेल्सियस होता है वहीं जम्मू कश्मीर में पहलगाम में 20 डिग्री सेल्सियस होता है. और विंटर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जहाँ टेम्परेचर द्रास में लो हो जाता है -45 डिग्री सेल्सियस, थिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहता है. ठीक है. सो डू यू नो इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स. तो बहुत सारे जगहों पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है डे एंड नाइट टेम्परेचर, दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है. In the Thar desert, the day temperature may rise to 50 degree Celsius and drop down to near 15 degree Celsius the same night. So बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. सो थार डेजर्ट है, जो थार डेजर्ट ये एक एग्जाम्पल है जिसके दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत, द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस. थार में दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस जा सकता है और रात में 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. ठीक है. और कई बारी दिन और रात के कोई टेम्परेचर में फ़र्क ही नहीं होता है, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स या केरला, उनके दिन या रात के टेम्परेचर में कोई फ़र्क ही नहीं है. थार डेजर्ट में दिन में कोई और टेम्परेचर होता है, रात में कोई और, जबकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स और केरला में सेम टेम्परेचर रहता है. ठीक है. अभी ये टेम्परेचर की बात हो गई, अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की. सो नाउ लेट अस नाउ लुक एट प्रेसिपिटेशन. देयर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन. सो प्रेसिपिटेशन कहाँ पड़ रही है, कितनी पड़ रही है या क्या फॉर्म है वो नहीं, इवन कितनी क्या, वो सब फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे. वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय. सो प्रेसिपिटेशन जो है स्नोफॉल के फॉर्म में होती है. हिमालय में बारिश कैसे गिरती है, बर्फ़ के फॉर्म में गिरती है. इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. जब बर्फ़ गिर रही होती है हिमालय में
तो उस टाइम पूरे देश में बारिश गिर रही होती है। द एनुअल प्रिसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। सो पूरे साल की बारिश अगर आप देखोगे, मेघालय में 400 सेंटीमीटर पड़ती है बारिश, और लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में तो 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश पड़ती है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। हमारे देश में जून से सितंबर में बारिश पड़ती है, बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर। पर तमिलनाडु कोस्ट में जो रेन है वो अक्टूबर और नवंबर में गिरती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस। मतलब कोस्टल एरियाज में कोई टेम्परेचर में खास फर्क नहीं पड़ता है। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। जो हमारे देश के अंदर के हिस्से वहाँ बहुत सीजन्स बदलती है। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। सो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसमें रेनफॉल ईस्ट से वेस्ट कम होता जाता है। ईस्ट से आप वेस्ट डायरेक्शन जाओगे तो बारिश होती जाएगी कम। These variations have given rise to variety in lives of people. So ये जो variations हैं उसमें आपने these variations have given rise to variety in lives of people. So लोगों के लाइफ में भी एक वैरायटी आई है। मतलब बारिश, भाई बारिश कहीं गिरती है कहीं कम कभी ज़्यादा। कैसे? जैसे बारिश गिरती है तो भाई देखो हम पकौड़े खाते हैं, कपड़े रेनकोट पहनते हैं, घर हम पक्के बनाते हैं, ठीक है। सो इससे हमारी लाइफ भी बदली है, ठीक है। सो ये था हमारा प्रेसिपिटेशन। सो हमने टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पार्ट देख लिया। अब हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स देखते हैं, ठीक है। सो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या है? क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले 6 फैक्टर्स। सो क्लाइमेटिक कंट्रोल, सो देयर आर मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। सो 6 मेजर कंट्रोल्स हैं क्लाइमेट के। कौन कौन से हैं? दे आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन करंट्स, रिलीफ फीचर्स। तो 6 फैक्टर्स हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। तो ये 6 फैक्टर्स हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के हमारे। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है, क्लाइमेट कैसे कंट्रोल करता है? ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। क्योंकि अर्थ बना ऐसा हुआ है, अर्थ की ऐसी स्ट्रक्चर की वजह से जो सोलर एनर्जी है वो लैटिट्यूड के हिसाब से गिरती है। As a result, air temperature generally decreases from equator towards the poles. जो एयर टेम्परेचर है वो इक्वेटर से कम होता होता पोल्स की तरफ, मतलब टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। तो टेम्परेचर कम होता जाता है, इक्वेटर पे कम होता है, पोल्स पे बिल्कुल कम हो जाता है, मतलब पोल्स में ठंडक हो जाती है। टेम्परेचर कम मतलब ठंडक, ठीक है। लैटिट्यूड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो ये हुआ लैटिट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे एल्टीट्यूड्स, ठीक है। एल्टीट्यूड्स क्या हैं? एज वन गोज फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब एल्टीट्यूड्स में क्या है? एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स, मतलब जब आप ज़मीन से ऊंचाई तक जाते हो, हायर एल्टीट्यूड्स तक जाते हो, जो एटमॉस्फेयर है बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। फिर से वैसा ही होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है, ठंडक बढ़ जाती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस, ठीक है। मतलब जो एटमॉस्फेयर की हवा है वो मतलब गैसेस हैं वो कम होती जाती हैं और टेम्परेचर भी कम हो जाता है। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स, तो इसलिए पहाड़ियां हैं, समर में भी ठंडा ठंडा लगता है उधर। इसके बाद तीसरा फैक्टर है द प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तीसरे फैक्टर प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। प्रेशर एंड विंड सिस्टम दोनों किस पर डिपेंड करता है?
लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों पे। सो दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। सो प्रेशर और विंड की वजह से टेम्परेचर में भी फर्क पड़ता है, रेनफॉल में भी फर्क पड़ता है। द सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। सो सी जो है वो क्लाइमेट पे फर्क लाता है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीजेज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज एंड पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी क्या होता है? कॉन्टिनेंटलिटी मतलब वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स, वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना या तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ना, इसे एक्सट्रीम कंडीशंस कहते हैं। ओशियन करंट्स अलॉन्ग विद ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। सो ऑनशोर विंड्स की वजह से जो ओशियन करंट्स हैं वो भी कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि कोई भी कोस्टल एरिया जिसमें गर्म या ठंडे हवाएं चल रही हैं वो ठंडी या गर्म हो जाएंगी अगर विंड कहाँ चल रही है, विंड वहीं शोर पे चल रही है तो हवा ठंडी या गर्म होगी। ठीक है, फिर लास्ट में फाइनली रिलीफ टू प्लेस अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। सो रिलीफ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे क्या होता है? क्लाइमेट डिटरमाइन। अच्छा, रिलीफ का मतलब क्या होता है? रिलीफ का मतलब होता है पहाड़, ऊंचे पहाड़, हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। ठीक है, सो हाई माउंटेन्स जो हैं ठंडी या गर्म हवा के लिए बैरियर होते हैं। दे में ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। और इवन माउंटेन्स में आपको बारिश भी पड़ जाती है, क्योंकि अगर इतने लंबे होते हैं, इतने ऊंचे होते हैं कि जो रेन बियरिंग विंड्स हैं जो रेन लाती हैं, इतने ऊंचाई की वजह से वहीं बारिश पड़ जाती है। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। सो माउंटेन का जो दूसरा हिस्सा है वो ड्राई रहता है। ठीक है, जो ऊंचा वाला हिस्सा होता है उसमें बारिश गिरती है और नीचे वाले हिस्से में ड्राइनेस रहता है। ठीक है, अब एक्चुअली हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। वो खाली इंट्रोडक्शन था, अब डिस्कशन होगा एक एक फैक्टर का। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता है? सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से कहाँ पास होती है? वेस्ट में रन ऑफ कच्छ से ईस्ट में मिजोरम तक। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल एरिया। सो साउथ पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, साउथ पार्ट है वो ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ अ ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक। और नॉर्थ में जो है उसे सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। ट्रॉपिकल एरिया किसे कहा जाता है? साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का साउथ हिस्सा ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है और बाकी का एरिया जो नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक है वो सब ट्रॉपिक कहा जाता है। सो देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। तो इसीलिए इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है। क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है रन ऑफ कच्छ से मिजोरम तक। सो रन ऑफ कच्छ से मिजोरम तक पास होता है तो क्या होता है, मतलब दो में डिवाइड हो जाता है। सो जो साउथ का हिस्सा है उसे ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं और नॉर्थ का हिस्सा है वो सब ट्रॉपिकल एरिया होता है। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। ठीक है, सो मॉनसून टाइप भी है, ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है। अभी एल्टीट्यूड, ऊंचाई। सो इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स। सो ये तो आपको पता ही है, इंडिया के पास माउंटेन्स है नॉर्थ में। ठीक है, हिमालयस हैं सो जिनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर्स। और इंडिया के पास कोस्टल एरियाज भी हैं। सो कोस्टल एरियाज में जो ऊंची से ऊंची जगह होगी 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर से कोई लंबी जगह नहीं होगी। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। जो दो हिमालयाज हैं वो रोकती हैं ठंडी हवाओं को। हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया।
सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको आने से रोकती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। सो इन माउंटेन्स की वजह से ही जो है इट इज़ बिकॉज दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस, हमारी जो विंटर्स हैं कंपैरेटिवली ठंडी होती हैं, माइल्डर मतलब हल्की ठंडी होती हैं, बहुत ठंड नहीं होती है सेंट्रल एशिया के मुकाबले। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं हिमालय उन्हें रोक लेता है, इतना ज़्यादा ऊंचा है कि उन हवाओं को रोक लेता है। ठीक है, सो द हिमालयास प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। देश में आने से मतलब हमारे अंदर आने से रोक लेता है और वहीं आपको पता है बारिश पड़ जाती है। ठीक है, और ठंडक वहीं रहती है, यहाँ ठंडक नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड्स। तो हमने पढ़ा था प्रेशर और विंड्स दोनों किसको अफेक्ट करते हैं। प्रेशर एंड विंड लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो प्रेशर एंड विंड्स, द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। सो क्लाइमेट और वेदर कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस गवर्न करती हैं। सो प्रेशर एंड क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, सो पहली प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, दूसरी अपर एयर सर्कुलेशन, तीसरी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन्स हैं, मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है, नॉर्थ साउथ क्लाइमेट है, हमने नहीं पढ़ा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अच्छा, और तो ये तीन चीज़ें 1 2 3 ये 3 फैक्टर्स हैं जो इंडिया और इंडिया के क्लाइमेट को और वेदर कंडीशन को गवर्न करता है। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। पहली है प्रेशर एंड सरफेस विंड, दूसरा अपर एयर सर्कुलेशन, तीसरा है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सो इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इंडिया कहाँ लाए करती है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में। सो इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। सो कौन सी विंड्स हैं? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। These winds originate from the subtropical high pressure belt. So कहाँ से ये winds आती हैं? Subtropical high pressure belt मतलब बिल्कुल high pressure रहता है, वहाँ से आती हैं। Belt of the northern hemisphere. They blow southwards. ठीक है, so winds कहाँ से आती हैं? Winds आती हैं हमारे subtropical part से। ठीक है, so winds कहाँ से blow होती हैं? Winds blow होती हैं subtropical high pressure belt of the नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के सब ट्रॉपिकल बेल्ट से आती हैं। दे ब्लो साउथवर्ड्स, और कहाँ जाती हैं? साउथवर्ड्स। गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट, और साउथवर्ड जाती हैं ये विंड, और कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं? राइट में। साउथ में जाते जाते वो राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड मूव टूवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। कहाँ जाती है? इक्वेटर की तरफ जाती है। ठीक है, सो विंड वहाँ से आती आती इक्वेटर की तरफ जाती है। जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड। बहुत कम ही नमी होती है इन विंड्स में। सो देयर ये विंड्स से कोई रेन नहीं आती है। ठीक है, सो देयरफॉर इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड, बट इट इज़ नॉट सो। ये विंड आती है, बहुत बारिश भी नहीं देती है, सो इसलिए वैसे बोला जाए तो इंडिया रेगिस्तान होना चाहिए, पर इंडिया नहीं है। ठीक है, सो आप यहाँ देखें कोरियोलिस फोर्स क्या है। सो कोरियोलिस फोर्स एंड अपेरेंट, अभी आपने पढ़ा कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये विंड्स आती हैं। सो कोरियोलिस फोर्स क्या है? एन अपेरेंट फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ्स रोटेशन। सो अर्थ रोटेट करता है तो एक फोर्स जनरेट होता है जिसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। कोरियोलिस फोर्स किस चीज़ के लिए मतलब कोरियोलिस फोर्स किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है विंड्स को डिफ्लेक्ट करने में, विंड्स को मोड़ने में। कैसे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ मोड़ता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ मोड़ता है। विंड्स को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ मोड़ता है, और इसे हम फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, सो द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। तो ये जो हमने प्रेशर और विंड कंडीशंस की बात की वो बहुत ही यूनिक हैं, हटके हैं।
विंटर में क्या होता है, देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। सो विंटर में हाई प्रेशर होता है हिमालयाज में। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशियंस टू द साउथ। सो यहाँ से ठंडी हवाएं चलती हैं, कहाँ जाती हैं, वो लो प्रेशर एरियाज की तरफ जाती हैं। इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। समर में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया इंटीरियर एशिया में जनरेट होता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी जनरेट होता है। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। सो समर में हवाओं का रुख ही बदल जाता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर साउथ इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन क्रॉसेस द इक्वेटर। सो क्या होता है, एयर क्या होती है, यहाँ से देखो, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया। एयर कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर एरिया, कहाँ से, साउथ इंडियन ओशन। सो साउथ इंडियन ओशन एक हाई प्रेशर एरिया है, वहाँ से चलती है और कहाँ चल जाती है, इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन की तरफ जाती है और इक्वेटर को क्रॉस करती है। एंड टर्न्स राइट टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और फिर राइट की तरफ टर्न हो जाती है, लो प्रेशर एरियाज की तरफ, मतलब इंडिया की तरफ चली जाती है। सो दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। सो कोई पूछे साउथ वेस्ट मानसून विंड कैसे आती हैं। सो साउथ वेस्ट मानसून विंड, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर साउथ इंडियन ओशन। एयर कहाँ से मूव होता है, हाई प्रेशर एरिया साउथ इंडियन ओशन के ऊपर से, हाई प्रेशर एरिया से चलता है इन अ साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में जाता है, इक्वेटर को क्रॉस करता है एंड टर्न्स राइट, फिर कहाँ टर्न हो जाता है, राइट टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज। सो राइट में टर्न होके वो लो प्रेशर एरियाज की तरफ जाता है, मतलब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया, कहाँ से, साउथ इंडियन ओशन से। साउथ इंडियन ओशन से विंड चलती है साउथ ईस्टर्न ओशन की तरफ, ठीक है। सो दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। इन्हें क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहा जाता है। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियंस, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। क्या करती हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड, ये गर्म इलाकों से चलती हैं, गर्म इलाकों से चलती हैं और उनकी गर्माहट लेती जाती हैं। सो गर्माहट लेते लेते ये लोग ये अपने में मॉइस्चर इकट्ठा, नमी इकट्ठी करती जाती हैं और फिर वो जहाँ पहुँचती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुँच के वहाँ बारिश कर देती हैं, ठीक है। सो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बारिश कराती है, ठीक है। अब जेट स्ट्रीम क्या है, सो द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय अ वेस्टर्ली फ्लो एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम। सो इस रीजन में जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है इस डोमिनेटेड बाय अ वेस्टर्ली फ्लो, मतलब कुछ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम की वजह से होता है इस रीजन में ऐसे वेस्ट पे ज़्यादा झुकाव क्यों आता है। सो जेट स्ट्रीम्स क्या हैं, दीज जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली ओवर 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्या हैं, सो पहले तो जेट स्ट्रीम्स क्या हैं। सो अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय अ वेस्टर्ली फ्लो। सो जो अपर एयर सर्कुलेशन है, मतलब जो एयर का सर्कुलेशन है अपर रीजन में ज़्यादा वो वेस्ट की तरफ झुकता है, मतलब वेस्ट की तरफ से जाना होता है और जेट स्ट्रीम की वजह से होता है। अब ये जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम नॉर्थ लैटिट्यूड पे 27 से 30 डिग्री पे लोकेटेड है और इसीलिए ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कही जाती हैं, क्योंकि नॉर्थ लैटिट्यूड पे लोकेटेड है इसलिए सब ट्रॉपिकल, और क्योंकि वेस्ट पे ज़्यादा झुकाव होता है सो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द, सो इंडिया में ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं कहाँ जाती हैं, ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज। ये जेट स्ट्रीम कहाँ जाती हैं, हिमालयाज के साउथ में जाती हैं ऑल थ्रू द ईयर। सो ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं
ये हिमालयाज के साउथ में जाती हैं सारे साल एक्सेप्ट इन समर। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ and northwestern parts of the country are brought in by this westerly flow। इन्हीं जेट स्ट्रीम मतलब इसी वेस्टर्न फ्लो के कारण ही वेस्ट में कई बारी साइक्लोन्स आते हैं, आंधियाँ आती हैं, इसी के कारण आती हैं। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सो समर में क्या होता है, समर में जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो कहाँ मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सो वो कहाँ जाती हैं, फिर हिमालयाज की तरफ जाती हैं, सन के मूवमेंट की वजह से वो हिमालय की तरफ चली जाती हैं। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लोज ओवर पेनिनसुलर इंडिया अप्रॉक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग समर मंथ्स। फिर एक और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये था सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सो जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सो इसे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ब्लोज ओवर पेनिनसुलर इंडिया, ये कहाँ जाती है, पेनिनसुलास में जाती है, अप्रॉक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ, 14 डिग्री नॉर्थ में जाती है समर मंथ्स में। ठीक है, सो यहाँ एक ब्लू बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, जस्ट वी आर रीडिंग इट। देयर आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबाउट 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर। सो आपको पता है ऊंचे ऊंचे 12,000 मीटर तक के ऊंचे ऊंचे एल्टीट्यूड वाले एल्टीट्यूड तक वेस्टर्ली विंड्स जाती हैं ट्रोपोस्फेयर में। देयर स्पीड्स वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर इन समर टू अबाउट 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। इनकी स्पीड क्या रहती है वेस्टर्ली विंड्स की, इनकी स्पीड समर में 110 किलोमीटर पर आवर, मतलब समर में इतनी स्पीड से ये विंड्स ब्लो होती हैं, विंटर में ये विंड्स 184 किलोमीटर पर आवर ब्लो होती हैं। अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। तो ऐसी बहुत सारी जेट स्ट्रीम्स हैं, पर जो दो फेमस हैं वो है मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। अच्छा, अब यहाँ पे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हमने पढ़ा। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भाई ये जेट स्ट्रीम्स की वजह से जो है आंधियाँ आती हैं। सो ये क्या है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या हैं? So the western cyclonic disturbances are weather phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. So western cyclonic disturbances, ये cyclones क्यों होते हैं? ये वेदर की वजह से होते हैं, विंटर के दौरान होते हैं, विंटर में होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? मेडिटेरियन रीजन से वेस्टर्ली विंड्स आती हैं, उनकी वजह से। They usually influence the weather of the north and नॉर्थ वेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। इन विंड्स की वजह से हमारा जो नॉर्थ का वेदर है, इंडिया का नॉर्थ रीजन का वेदर है और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का वेदर है, वो इन्फ्लुएंस होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द मानसून्स एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर एंड आर पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो। सो इवन ट्रॉपिकल पार्ट में साइक्लोन्स भी होते हैं मानसून के दौरान, अक्टूबर नवंबर के दौरान भी, और ये ईस्टर्ली फ्लो के कारण होते हैं। दीज डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री। इन्हीं डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमारे मतलब ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमारे जो कोस्टल रीजन्स हैं, जो तटीय इलाके हैं देश के, वो बहुत ज़्यादा उन्हें असर पड़ता है। सो आपने सुना ही होगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश तट में, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जब साइक्लोन आया था। ठीक है, सो ये मतलब विंटर में एक्सपीरियंस होता है, विंटर में, और कभी मानसून में भी होता है, विंटर में भी होता है, और ये साइक्लोन मतलब उजाड़ देता है घर के घर। अच्छा, सो ये था सारे फैक्टर्स जो हमने रीड किए कि जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के मॉनसून के बारे में। सो व्हाट इंडिया के मॉनसून, सो इंडियन मॉनसून, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स। सो ये मॉनसून विंड्स हैं, मैंने आपको बोला बोलते मॉनसून विंड्स हैं पर जरूरी नहीं, इसे बारिश ही है।
सो इंडिया का जो क्लाइमेट है मॉनसून विंड्स की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है. The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomenon of monsoon. So जब सेलर्स पहली बारी इंडिया आए, जो सेल करते करते इंडिया आए, उन्होंने मॉनसून देखा, मतलब मॉनसून का फिनोमिनन देखा इंडिया में. They benefited from the reversal of wind system as they came by sailing ships at the mercy of winds. So ये जो विंड सिस्टम का रिवर्सल था, मतलब विंड उनको उल्टी दिशा में ले जा रही थी. सो ये जो विंड उनको उल्टी दिशा में ले जा रही थी, सो उसकी वजह से ही उनकी शिप्स चल रही थी. मतलब वो इनकी रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम की वजह से ही उनकी शिप्स चल रही थी. द अरब्स हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम्ड दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम मॉनसून. तो ये जो उल्टी दिशा में जो सीजन चल रही थी, जो अरब आए थे उस टाइम, अरब आए थे इंडिया में, वो उसको मॉनसून नाम दे के गए. ठीक है. सो मॉनसून को मॉनसून नाम किसने दिया? अरब्स ने दिया था. क्यों? मतलब तब उनको सेल करने में ये वाली विंड्स बहुत मदद कर रही थी, इसकी वजह से वो सेल कर पा रहे थे, वो चल पा रहे थे, मतलब उनकी बोट्स चल पा रही थी, इसीलिए. ये है पेज 28. अब हम देखते हैं पेज 29 पे. तो ये आपके मैप्स हैं. सो दीज आर द 2 मैप्स ऑन पेज 29. सो अब आ जाते हैं हम पेज 30 पे. सो पेज 30 पे द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ. सो मानसून आपको ट्रॉपिकल रीजन में ही देखने मिलेगा. सो द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ. 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में देखने मिलेगा. टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मानसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. अगर आपको मानसून समझना है तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी. सो पहली ए, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. कैसे लैंड और वाटर हीट होते रहते हैं, हीट कूल होते रहते हैं. सो ये जो लैंड और वाटर हीट और कूल होते रहते हैं, सो इससे क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है इंडिया के लैंड मास पे. सो लैंड मास मतलब फॉरेस्ट वगैरह, हिल्स, फॉरेस्ट. सो लो प्रेशर क्रिएट होता है. वाइल सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर. सीज पे हाई प्रेशर रहता है और बाकी जगहों पे लो प्रेशर रहता है. ठीक है. मतलब सीज, नदियों में हाई प्रेशर रहता है और बाकियों में लो प्रेशर. सो हम क्या समझ रहे हैं? मॉनसून का मैकेनिज्म. ठीक है. सो द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून्स. तो पहला है हीटिंग और कूलिंग की वजह से लैंड और वाटर वही हीट होता है. आपको पता है ना, दिन को क्या हो जाता है, दिन को आपने देखा होगा, ये साइंस में भी पढ़ा है. ठीक है. कि लैंड दिन को फुल गर्म हो जाता है. ठीक है. सो तो इस तरह से गर्म ठंडा होता रहता है. ठीक है. लैंड और वाटर. सो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया. सो इससे क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है लैंड मास पे, मतलब जो जमीनें हैं उन पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और सीज पे हाई प्रेशर. ठीक है. सेकंड है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स ITCZ. सो ये जो ITCZ है वो शिफ्ट हो जाता है समर में शिफ्ट हो जाता है ओवर गंगा प्लेन्स, मतलब गंगा प्लेन्स की तरफ चला जाता है. So this is equatorial trough normally positioned about 5 degree north of the equator. It is also known as monsoon trough. So इसे monsoon trough भी कहा जाता है during monsoon season. अच्छा, ITCZ क्या है? So यहाँ समझाया गया है बॉक्स में ITCZ. Intertropical conversion zones. ITCZ is a broad trough. ठीक है. So broad trough of low pressure in equatorial latitudes. सो ट्रो क्या होता है? देखो ये क्रेस्ट ट्रो वेव्स में आपने पढ़ा था. सो क्रेस्ट ट्रो साइंस में आपने पढ़ा है. सो ट्रो मतलब निचला पॉइंट. सो द ITCZ इज अ ब्रॉड ट्रो ऑफ लो प्रेशर. सो ये ट्रो है लो प्रेशर का इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स में. दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज. यहाँ आके नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट विंड्स आके मिलती हैं. ठीक है. इसलिए कन्वर्जेंस कहा गया है. इंटर ट्रॉपिकल मतलब दोनों ट्रॉपिक से. कौन कौन से ट्रॉपिक से?
नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट विंड्स आके यहाँ मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। सो दिस कन्वर्जन जोन्स लाइज मोर और लेस पैरेलल टू इक्वेटर। सो ये जो जोन है ITCZ है, ये इक्वेटर के पैरेलल है, बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। सो ये ITCZ है, ये नॉर्थ में या साउथ में सन की वजह से जाता है, ठीक है। सो ये था ITCZ। अच्छा, तो हमने जो दूसरा फैक्टर है मॉनसून का मैकेनिज्म समझने का, वो देखा ITCZ का शिफ्ट। समर में ITCZ शिफ्ट हो जाता है गंगा प्लेन से, ठीक है। सो इसकी वजह से भी बारिश पड़ती है। सो ये दो फैक्टर्स हमने आज पढ़े। सो आज मैं यहीं एंड करती हूँ, कल हम बाकी के फैक्टर्स पढ़ेंगे। दिस इज ज्योग्राफी, इट इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड देन लर्निंग। सो first I am requesting you just to write each and every point properly. Don't skip a single point. Just write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. So this is your Rishika ma'am requesting you write each and everything properly and read the chapter up to page 30, ठीक है। We started this chapter from page 26 and ended it at 30. यहाँ हमने end किया। Tomorrow we will continue further. Thank you.